दिखता है। जी हाँ, हमारा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं दृष्टि बाधित लोगों के मुद्दों की, उनकी परेशानियों की, और कोशिश हमारी ये है कि समाज में जब बात होती है इंक्लूजन की तो उनको साथ लेकर सही मायनों में चला जा सके। क्या हमारा समाज, क्या हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि दृष्टि बाधित लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल सकें? क्योंकि उन्होंने तो अलग अलग स्तर पर खुद को साबित कर दिया है। उन्हें तो सब दिखता है, लेकिन क्या हमें उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें, उनकी तकलीफ दिखती है? आज हम बात करेंगे दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक मुद्दे की, जो है सबसे जरूरी मुद्दा, शिक्षा का। दृष्टि बाधित लोगों के लिए शिक्षा प्रणाली देश में कैसी है, क्या खामियां हैं उसमें, क्या दिक्कतें हैं, इन पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो वाकई में चौंकाने वाली है। दुनिया भर में अगर दृष्टि बाधित लोगों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दृष्टि बाधित लोग हिंदुस्तान में हैं, और दृष्टि बाधित बच्चों की तादाद भी हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा है। तो शिक्षा का अधिकार क्या दृष्टि बाधित लोगों को सही मायनों में मिल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और खुद स्पोर्ट्स कोच हैं। हमारे साथ एसके रोंगटा साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कुसुमलता हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और हमारे साथ डॉक्टर गीता वार्ष्णे हैं, प्रिंसिपल हैं खेतान पब्लिक स्कूल की, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर बद्रीनारायण भी इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं, समाजशास्त्री हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम दिक्कत को समझ लेते हैं कि अगर एक दृष्टि बाधित बच्चा पढ़ाई करना चाहता है तो सबसे पहली पढ़ाई है प्राइमरी एजुकेशन, यानी स्कूल की शिक्षा। तो स्कूल की शिक्षा के स्तर पर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए कैसे इंतजाम है, कैसी सुविधाएं हैं, कैसे टीचर हैं? दो तरीके होते हैं, एक इंक्लूसिव एजुकेशन जहां पर आप सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हीं स्कूल में जाके पढ़ते हैं, और दूसरा एक्सक्लूसिव यानी कि खास दृष्टि बाधित के लिए बनाए गए स्कूल। डॉक्टर कुसुमलता, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट को करीब से समझती होंगी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, जो स्कूलों की एजुकेशन होती है, एक दृष्टि बाधित बच्चे के लिए वहाँ क्या कुछ चुनौतियाँ हैं? देखिए, दृष्टि बाधित बच्चा पहली बात तो चयन नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स भी चयन नहीं कर सकते कि कहाँ भेजा जाए, क्योंकि हमारे समाज में उस तरह की जागृति नहीं है। और उन स्कूलों की स्थिति तो आप जानती हैं जो विशेष रूप से दृष्टि बाधितों के लिए समाज कल्याण मंत्रालय चलाता है, वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। वहाँ पर उनके केयर टेकर्स नहीं रखे जाते, क्योंकि उसके लिए फंड्स कहाँ से लाएं, वहाँ पर वो इक्विपमेंट्स उनको नहीं उपलब्ध हो पाते। लेकिन बिना से एक बात आप सोचिए कि उपकरण यदि बच्चे को उस समय ना मिले जब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और बाद में उसको दिया जाए, ऐसे ही स्कॉलरशिप उस समय बच्चे को ना मिले जब वो प्रवेश ले रहा है, और बाद में उसको स्कॉलरशिप दी जाए जब वो शिक्षा समाप्त कर लेता है, तो ये सब चीज़ों की उपादेयता एक स्तर पर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि स्ट्रगल के बाद भूखे को आप खाना नहीं दे रहे हैं, जब उसका पेट भर गया उसके बाद आप उसको सोने की थाली में खाना दीजिए। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट भी हो जाते होंगे जब मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास ये 75,000 का आंकड़ा है 15-16 का, कि 75,000 के करीब बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए, और जिसमें से ड्रॉप आउट्स की संख्या लगभग 5% रही। और उसमें भी अगर इंक्लूसिव सेटअप में आप भेजते हैं तो वहाँ स्पेशल एजुकेटर नहीं होता है, जैसे साइन लैंग्वेज चाहिए जो बच्चे मूक बधिर हैं, और जो बच्चे मूक बधिर के साथ साथ दृष्टि बाधित भी हैं, उनकी जो चुनौती है वो बहुत बढ़ जाती है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्पर्श विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे देश में अभी तक इस तरह के ज्ञान को बढ़ाने वाले संस्थान नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा रोंगटा साहब है कि आप इसको, मेरे हक को आप कल्याण से कैसे जोड़ सकते हैं? अभी जो नया एक्ट आया उसमें दोनों बातें कहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन, और साथ ही ये कहा कि बच्चे की चॉइस पर, या तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जाना चाहे तो वहाँ जिस स्कूल में जाना चाहे उसको एडमिट किया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी, और अगर स्पेशल स्कूल में जाना चाहे तो उसको स्पेशल स्कूल में सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मैं ये एक मूलभूत सवाल उठाना चाहता हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन की आप बात करते हैं, अगर आज एक बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे अपने पड़ोस के स्कूल में जो नॉर्मल स्कूल है उसमें जाना है जी, वहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है
हर स्कूल में क्या मैंडेटरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रखना ही होगा? आप परिकल्पना नहीं कर सकते कि किस स्कूल में कौन सा बच्चा दाखिल होगा, किस डिसेबिलिटी के साथ दाखिल होगा। ये दो सुझाव मेरे हैं मूलभूत इस समस्या को हल करने के लिए, कि सरकार को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि बीएड और टीचर्स ट्रेनिंग के डिप्लोमास जो हैं उसका हिस्सा होना चाहिए विजुअली इम्पेयर्ड को पढ़ाने की तरीके का डिप्लोमा का हिस्सा होना चाहिए। सवाल ये उठता है 2019 तक आपने कह दिया कि सीटीईटी करना जरूरी या डिप्लोमा करना जरूरी। मैं ये एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि अगर इस सीटीईटी और डिप्लोमा और बीएड में स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड की एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया, तो ये जो टीचर आएंगे और जो जिनसे हमारी अपेक्षा की जाती है कि विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड को भी वो पढ़ाएंगे नॉर्मल सेटिंग्स में, जी। इनको ब्रेल नहीं आती, इनको मैथमेटिक्स टीचिंग कैसी करनी है? कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग के स्तर पर ही टीचर्स मेन स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी हमारे पढ़ाने के तरीके को भी। आपको अगर इंक्लूसिव एजुकेशन है सिर्फ कहने भर से, सिर्फ उस शब्द का आप कह दीजिए और आप विदेशी तर्ज पर उस शब्द को, उस कॉन्सेप्ट को ले आइए, यानी कि ना तो टीचर तैयार, ना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, ना स्कूल में इक्विपमेंट, ना स्कूल में सॉफ्टवेयर मौजूद जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए खास तौर से चाहिए होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि अगर आप ही के स्कूल में कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा बन के कहे कि मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहता हूं, तो आपका स्कूल क्या इस तरह से बने होते हैं कि एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के चलने के लिए वहाँ पे जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत होती हैं वो क्या डिज़ाइनिंग फॉलो की जाती है? तो क्या आपके स्कूलों के लिए भी पॉसिबल है कि आप उस बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा रखने के लिए एक स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल सॉफ्टवेयर, स्पेशल जो एजुकेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं वो हायर कर सकें? देखिए, ये सब करना इतना मुश्किल नहीं है। स्पेशल एजुकेटर्स, ब्रेल या जो ऑडियो सॉफ्टवेयर्स हैं वो तो इजीली अवेलेबल हैं। ज़्यादा ज़रूरी है कि सब लोग इस एक्सेप्टेंस के साथ उस बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं, वो ज़रूरत है। तो क्या सिर्फ एक्सक्लूसिव एजुकेशन ही एक ज़रिया है, सही ज़रिया है मौजूदा स्थितियों में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की शिक्षा के लिए, और वहाँ पर क्या खामियां हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बद्री नारायण जी, प्रोफेसर बद्री नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजशास्त्री हैं। प्रोफेसर नारायण, अभी यहाँ पर एक मुद्दा उठा कि बहुत सारे पेरेंट्स, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन हम करना भी चाहें तो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात के लिए राज़ी नहीं है कि उनका बच्चा जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड या स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के साथ बैठ के पढ़े। तो हमारे समाज की सोच को कैसे बदलें? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम लोगों को करना ये पड़ेगा कि समाज को दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील बनाना होगा। संवेदना बहुत बड़ी चीज़ है। आप नियम कानून सब बनाए रखिए, वो सब भी ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशंस के सारे तरीके बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन समाज को उसके लिए संवेदना पैदा करना ये एक बड़ा काम है। पर किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि इनके पास कोई वोट की शक्ति नहीं है, इनके पास कोई सोशल मूवमेंट का पावर नहीं है, तो क्या होता है इनके इश्यूज अनएड्रेस रह जाते हैं जी। लेकिन स्टेट को और पब्लिक को दोनों को ही इनके प्रति संवेदनशील होना होगा और दूसरों में संवेदना पैदा करना होगा। तो पहले तो उसे हमें अपने सामने लाना है, अपने विमर्शों में, डिस्कोर्सेज में, अपने चिंतन में, अपनी चिंता में, बिल्कुल अपने, तो ये एक बड़ा काम है जो हमें करना होगा। बिल्कुल समाज को इनके प्रति संवेदनशील बनाना होगा। बिल्कुल डॉक्टर प्रोफेसर नारायण, आपने बहुत सही बात यहाँ पे की है कि पहले उनको अपने चिंतन में, अपनी नीतियों में लाना होगा। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि अगर हम एक्सक्लूसिव एजुकेशन की भी बात करें, जो खास स्कूल्स होते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, वहाँ पर स्थितियाँ कैसी हैं? वहाँ पर आपको बता दें कि कायदे से 10 बच्चों पर एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, लेकिन अभी जो मौजूदा आंकड़े बताते हैं उस हिसाब से 50 से 60 दृष्टिबाधित बच्चों पर एक स्पेशल एजुकेटर मौजूद है। 300 स्कूल्स जो हैं वो NGO चला रहे हैं। तो ज़रा सोच के देखिए कि शिक्षा का स्तर इन जगहों पर क्या और कैसा होता होगा। सब दिखता है में आज हम बात कर रहे हैं दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षा के अधिकार की, शिक्षा के स्तर की, मौजूदा वहां पर सुविधाओं की। और इसी कड़ी में एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जो है शिक्षा के लिए सहायक उपकरण जो होते हैं, वो उपकरण कितनी आसानी से उपलब्ध हैं और क्या इन पर किसी तरह की कोई सब्सिडी सरकार देती है? क्या एक आम बच्चे की पहुंच तक ये जो तमाम उपकरण हैं
वो पहुंच पाते हैं कि नहीं, इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। दृष्टिहीन छात्रों के लिए शिक्षा आसान हो, इसके लिए कई इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है, जैसे रीडर जो पढ़कर सुनाए, राइटर जो लिखे और डिवाइस जो ऑडियो रिकॉर्ड कर सके। लेकिन सरकारी नीतियां इसे लेकर भी नाकाफी हैं। मसलन रिकॉर्डिंग डिवाइस का ही दृष्टि बाधित छात्रों की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक डिवाइस है छोटा सा, ये बहुत मददगार साबित होता है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियो क्लिप है और हायर एजुकेशन के बच्चे प्रोफेसर के जो स्पीचेस हैं उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं, बाकायदा उसको सुनते हैं और यही उनका नोट्स हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग डिवाइस कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तब मिलती है जब एक सेमेस्टर बीत जाता है, 2 सेमेस्टर बीत जाता है। सरकार की एडअप स्कीम 9वीं क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक के लिए है। इसके लिए किसी भी दिव्यांग को 15,000 रुपए तक के इक्विपमेंट दिए जाते हैं, लेकिन इसमें दिव्यांग 3 साल में एक बार ही कोई इक्विपमेंट ले सकते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल, डीजी प्लेयर, फ्लैश टॉक, स्मार्ट केन जैसे कई इक्विपमेंट हैं जो 15,000 की राशि के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन इतने पैसे में हाई एंड इक्विपमेंट जैसे कि स्कैनर, दृष्टिबाधितों के विशेष लैपटॉप जैसी चीजें नहीं खरीदी जा सकती। और तो और सरकार इस पर कोई सब्सिडी भी नहीं देती। उल्टे स्कैनर पर 5% का GST शामिल है। जाहिर है दृष्टिबाधितों की शिक्षा को तब बढ़ावा मिलेगा जब उन्हें जरूरी इक्विपमेंट सरकार मुहैया कराए और इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करे। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो हमने आपको दिखाया कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो उपकरण होते हैं, सहायक शिक्षा उपकरण, वहां पर क्या दिक्कतें हैं। साथ ही यहाँ पर इंद्रजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत जी, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इंक्लूसिव सेटअप में शिक्षा के क्या मुमकिन होता है एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए स्पोर्ट्स और अदर को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाना? जो खेलकूद गतिविधियां हैं छोटे बच्चों के लिए, जैसे फ्रॉग रेस होती है, 1 लेग रेस वगैरह होती है, यहाँ नॉर्मल स्कूल में जो है ऐसा लगता है, ऐसा डर का सा माहौल है, अरे ये बच्चा गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी। तो उससे जो उसका आत्मविश्वास है दृष्टिबाधित बच्चे का, वो हमेशा डगमगाता रहता है। और इसीलिए ये इस सेटअप में उसके सर्वांगीण विकास की संभावनाएं बहुत कम हैं। क्या एक आम बच्चे की पहुंच तक, अगर हम प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो वहाँ पर भी क्या तमाम जो NCERT की किताबें हों या फिर अपने लिए दूसरे शिक्षा संबंधी सहायक उपकरण हों, उनकी उपलब्धता कितनी आसानी से होती है? और अगर मैं सब्सिडी की बात करूं तो उनका स्थिति कैसी है? अब जहां तक आपने कहा कि इक्विपमेंट्स का सवाल है, इक्विपमेंट्स के लिए स्कीम में डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो स्कीम चला रहा है, उसमें उन्होंने मैंडेट किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेल स्लेट, ब्रेल अरिथमेटिक बोर्ड, ये जो बेसिक इक्विपमेंट हैं वो बच्चों को क्लास 1 से 8 तक फ्री मिलेंगे। बट सवाल यही है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। जी जी। अब प्रोडक्शन नहीं हो रहा अगर, तो डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? वही देरी जो हो रही है वो देखने वाली बात है। आइए आपको दिखाते हैं हायर एजुकेशन को लेकर सरकार की नीतियां क्या कहती हैं। क्या सरकार हायर एजुकेशन के लिए दृष्टिहीन छात्रों को वित्तीय मदद देती है? क्या इस दिशा में सरकारी सुविधाएं पर्याप्त कही जा सकती हैं? इसके संबंधित एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में हायर एजुकेशन पाने की चाहत से हर साल हजारों दृष्टिहीन छात्र देश के कोने कोने से आते हैं, लेकिन महज 12% छात्रों को ही हायर एजुकेशन मिल पाता है। लेकिन इसके लिए इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर छात्राओं को। दृष्टिहीन छात्रों के हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन संबंधी नीतियों के साथ साथ इनेबलिंग एनवायरनमेंट की नीतियों में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मोटे तौर पर दृष्टिहीन छात्रों को रीडर, राइटर, टाइपराइटर, ब्रेल बुक, लाइब्रेरी की कमी, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत, हॉस्टल का नहीं होना, छात्र और कॉलेज स्टाफ का सहयोग नहीं मिलना जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। आखिर दृष्टिहीन छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। क्लास में तो जब टीचर्स आते हैं तो कुछ टीचर्स होते हैं जो बोर्ड पर लिखकर पढ़ाते हैं, तो कुछ टीचर्स से हमें समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। अधिकतर बुक ऐसे आती है जिसमें प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, इसमें हमें प्रॉब्लम होती है, राइटर को लिखाने में प्रॉब्लम, में कंफ्यूज होती है। हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन उसमें प्रिंट बुक अवेलेबल है, हमारे लिए ब्रेल बुक अवेलेबल नहीं है। हमारे लिए इसलिए दिक्कत आती है, जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं वो कोऑपरेटिव ज़्यादा नहीं है,
और वो करना भी चाहते हैं तो सोचते कि कैसे करें, और कुछ नहीं आते हैं तो इग्नोर करके चले आते। हालांकि दिल्ली के मुंडका में ये छात्रावास दृष्टिहीन छात्राओं की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश का नाम है, जहां उन्हें रहने और खाने की सुविधा मुफ्त दी जाती है। यहां फिलहाल 41 छात्राएं हैं, लेकिन जिन सुविधाओं को सरकार को मुहैया कराना चाहिए उसे ये एक संस्था जुटा रही है। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो हमने जाना कि देश में दृष्टिबाधित लोगों के लिए हायर एजुकेशन की स्थिति क्या है। अगर हायर एजुकेशन में एक बच्चा तमाम परेशानियों को पार करता हो, एक दृष्टिबाधित बच्चा कॉलेज लाइफ में पहुंचता है हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ का सेटअप, वहाँ की ज़िंदगी, क्या एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए हमारा समाज वहाँ तैयार रहता है? देखिए, कॉलेज लाइफ वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल होती है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बट जब हम इनकी बात करते हैं दृष्टिहीन बच्चों की, ये एक और भी बड़ी समस्या बन जाती है क्योंकि हमारे कॉलेजेस इस तरीके से बने हैं। हालांकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट ऐसी बिल्डिंग्स बनी हैं, रैंप्स नहीं हैं, बच्चा हर एक चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है, वॉशरूम्स की कमी है, स्पेशली जो इनके लिए वॉशरूम्स होने चाहिए वो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास भी हैं, लेकिन एक चीज़ हमें हायर एजुकेशन में थोड़ा सा ये है कि हम लोग फिर भी संवेदनशील हैं, हम इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी है और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो थोड़ी रिसोर्सेज की आती है। डॉक्टर कुसुमलता, अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, क्योंकि आप खुद ड्यू में प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पर आपको क्या दिक्कतें नज़र आती हैं एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए डे टू डे लाइफ? देखो, जो भी व्यवस्थागत परिवर्तन किए जाएं तो कम से कम ये ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है इसको ज़रूर लागू करवाया जाए। और दूसरी बात, जी, जहाँ कहीं भी बच्चा रजिस्टर्ड होता है उस विद्यालय का, उस कॉलेज का या उस परिसर का ओरिएंटेशन अनिवार्यतः बच्चों को करवाया जाना चाहिए, ये बात बहुत जो कि नहीं होता है जी। और ये ओरिएंटेशन के अभाव में ही बच्चे भटकते रहते हैं, उनको नहीं पता क्लासरूम कहाँ है, स्पोर्ट्स रूम कहाँ है और क्या कहाँ है। जी इंद्रजीत जी, हमने देखा कि प्राइमरी एजुकेशन में भी बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आम बच्चों के साथ खड़े होते हुए दिक्कतें आती हैं वहाँ पर, लेकिन क्या कॉलेज लाइफ तक जाते जाते ये बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है या फिर वहाँ अलग सेपरेट टीम्स आप बनाकर चलते हैं? जहाँ तक खेलों का सवाल है, निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब स्कूल स्तर पर ही हमें खेलने का मौका इस तरह नहीं मिल रहा है इंक्लूसिव सेटिंग में, तो हायर एजुकेशन में तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि मान लीजिए कॉलेज में एक स्टूडेंट है और फिर कॉलेज या विश्वविद्यालय ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि दृष्टिहीन या विकलांग खिलाड़ियों के खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए, और उसके बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। संगीत की दुनिया में हम अपने दर्शकों को भी ले चलते हैं, दिखाते हैं कि दृष्टिबाधित लोग जो हैं उनको संगीत की कितनी बेहतरीन पकड़ होती है। साज बजाने से लेकर गाना गाने तक वो किस माहिर अंदाज में इसको अंजाम देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। पहले कुदरत की नियति की चुनौती से लड़ना और फिर सिस्टम की चुनौती से लड़ना, अपने मूलभूत अधिकार के लिए भी कैसे संघर्ष करना पड़ता है। अब हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं उनसे क्लोजिंग रिमार्क यहाँ ले लूँ। रुंगटा साहब, आपसे शुरुआत करती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या मूलभूत बदलाव हमारे सिस्टम में आ जाएँ तो राह आसान हो जाएगी दृष्टिबाधितों के लिए? मैं ये मानता हूँ कि पूरी शिक्षा नीति का पुनरावलोकन करके जो व्यवहारिक पक्ष हैं लेजिस्लेटिव और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के, डिसेबल्ड के संदर्भ में, विजुअली इम्पेयर्ड के संदर्भ में, उन व्यवहारिक पक्षों को शामिल करके उस शिक्षा नीति को दुरुस्त किया जाए। अगर कोई मूक और बधिर दुनिया की सबसे अच्छी सिम्फनी बना सकता है तो फिर उनको अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। एक भी ब्लाइंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स नहीं है और 5% का रिजर्वेशन है, तो किसी भी हॉस्टल में 5% सीट्स रिजर्व होती हैं जिसमें एक ही ब्लाइंड को मिलती है जी। तो बाकी के बच्चे जो सेटअप से बाहर हो जाते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, इसलिए उनके लिए विशेष रूप से हॉस्टल्स का प्रावधान। हॉस्टल्स का एक मुद्दा है, बच्चों के लिए एजुकेशन अनिवार्य है और वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा जाके ले सके, तो हमें ओपनली इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और चाहे हमें इनके लिए स्पेशल स्कूल्स, आई एम रेडी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल स्कूल्स फॉर देम। अभी तक कोई इस प्रकार की चर्चा अगर दिल्ली में भी कहें तो एजुकेशन एक्ट में भी कोई प्रोविज़न नहीं है और किसी भी प्रकार से कोई नीति ऐसी बनी नहीं, जबकि हमने देखा ये है कि देश के कोने कोने से बच्चा दिल्ली की ओर भागता है कि यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ अवसर मिलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ भी वो अवसर
कम से कम खेल कूद के क्षेत्र में नहीं मिल रहे हैं, और ना ही उनको अपनी कल्चरल जो क्षमता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उनकी क्षमताएं हैं, ना ही उनका विकास करने का अवसर मिल रहा है। शायद आज़ादी के 70 साल बाद अब वक्त आ गया है कि आप अपनी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति जो है उसको एक बार फिर से पढ़ें, फिर से समझें कि कहीं ना कहीं उसमें दृष्टि बाधित बच्चों को लेकर जो आपने नीतियां बनाई हुई थी, जिस डिपार्टमेंट को आपने सौंपा हुआ था, क्या एक बार उनको फिर से समीक्षा करने की ज़रूरत तो नहीं है? क्या उनमें बदलाव करने की ज़रूरत तो नहीं है? क्योंकि 70 साल एक बड़ा वक्त होता है पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। एक और हम जाते जाते अपने इस कार्यक्रम के हिस्से में लगातार हमारी कोशिश होती है कि लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करें और लोगों से कहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर नेत्रदान करें, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से अभी भी हमारी जो ज़रूरत है उस हिसाब से कॉर्निया सिर्फ 5% मांग जो है उस हिसाब से पूरी हो पा रही है। तो इन भ्रांतियों को दूर कीजिए, यही हमारी कोशिश है, और जागरूक होइए, संवेदनशील बनिए, नेत्रदान के जरिए किसी की ज़िंदगी में रोशनी लाइए। ये प्रण आप भी लीजिए, अपने आसपास के लोगों को भी ये प्रण दिलवाइए और उन्हें भी जागरूक कीजिए। रुंगजा साहब, आप, डॉक्टर कुसुमलता, डॉक्टर गीता वार्ष्णेय, इंद्रजीत जी, प्रोफेसर फोगाट, प्रोफेसर बद्री जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और शिक्षा जैसे मूलभूत मुद्दे को हमने यहाँ उठाया, उस पर चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में जो तमाम बातें निकल कर आई होंगी वो सरकारी नुमाइंदों तक भी पहुंचेंगी और इस दिशा में बड़े बदलाव होंगे।